Assalamualaikum everyone. Now we will start the second part of the chapter number 8. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो मैं आपके साथ ये पावर पॉइंट शेयर कर रही हूँ. दिस पावर पॉइंट शो यू कि हमारा कोड जो है वो किस तरह से वर्क करेगा, किस तरह से लोड करेगा, किस तरह से कंपाइल होगा, ऑब्जेक्ट फाइल किस तरह से लिंक होंगी, लाइब्रेरी फाइल किस तरह से लिंक होंगी. बेसिकली ये जो है आपका चैप्टर नंबर 8 का कंक्लूजन है दिस पिक्चर. यानी कि अगर हम इस पिक्चर को अच्छे से समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कोडिंग का क्या प्रोसीजर होता है, कंपाइलर का क्या काम होता है, इंटरप्रेटर का क्या काम होता है, लिंकर, लोडर, एग्जीक्यूटेबल फाइल कैसे बनती है और हार्ड डिस्क पे हम अपने इंस्ट्रक्शंस को किस तरह से स्टोर कर सकते हैं. तो ये फ्लो चार्ट जो है बहुत ही ईजी है, तो आपने इसको अच्छे से समझना है और उसके बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले जी स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट हमने अपना IDE इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन. ये समटाइम MCQ में भी आ जाता है और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है. ID हमारे पास होता है जी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यानी कि वो चीज़ जिस पे हम अपने इंस्ट्रक्शंस देते हैं. कोई भी ऐप हो सकता है, कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, कोई भी आपकी वेबसाइट्स हो सकती है जिस पे आप जो है इंस्ट्रक्शन देंगे सिस्टम को और वो एट द एंड आपको फीडबैक देगा. तो सबसे पहले जी स्टार्ट है. स्टार्ट हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे करते हैं. हमने अपना विंडो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में आपको दिखाऊंगी, विंडो ओपन करेंगे, डिस्प्ले होगी. उसके बाद हमारे पास आएगा जी सोर्स फाइल. व्हाट इज सोर्स फाइल? जैसा कि मैं आपको पहले पार्ट में बता चुकी हूँ कि सोर्स कोड क्या था कि इंस्ट्रक्शंस थी हाई लेवल लैंग्वेजेस की, जैसे कि करेक्टर टाइप लैंग्वेजेस की इंस्ट्रक्शंस थी जो कि यूज़र के थ्रू कीबोर्ड के थ्रू सिस्टम को पास कर रहा होता है. इसको हम सोर्स कोड भी कहते हैं और सोर्स फाइल भी कहते हैं. जब आपने अपनी इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट कर ली, आपने अपना कोड कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप कंपाइल करने पे आते हैं. हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कंपाइल करना, यानी कि हम उसको देख सकें उसके अंदर कोई बग्स तो नहीं है, उसके अंदर कोई मतलब कि एरर्स तो नहीं है जिसको हम जिसकी वजह से हमें एट द एंड आउटपुट में कोई मसला है. तो हम सबसे पहले कंपाइल करते हैं. अब कंपाइलर का क्या काम है, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ कि कंपाइलर आपका जो होता है एज अ होल आपके इंस्ट्रक्शन को कंपाइल कर रहा होता है. तो कंपाइलर क्या करेगा कि आपके सोर्स कोड को, यानी आपकी सारी इंस्ट्रक्शन, होल इंस्ट्रक्शन, जितनी भी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी उनको एट अ सेम टाइम में कंपाइल करेगा. एंड देन ये हमारे पास जो 4 नंबर पे डायमंड साइन आ रहा है, इसमें हमें क्या लिखा गया है कि इस एरर इज सोर्स कोड, कि अगर तो हमारे सोर्स कोड में कोई बग्स होगा, कोई एरर होगा, तो हमारे पास वो बैक एंड वर्क करेगा. तो हमारे पास कोई बग है तो वो हमारे डिस्प्ले एरर कराएगा और फिर आप उस एरर को रिमूव करेंगे. एट द एंड आपको अगेन कंपाइल करना पड़ेगा. आप उसको अगेन कंपाइल करेंगे, फिर उसको चेक करेगा जी अब इसमें कोई बग्स तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है. तो एट द एंड इफ नो बग्स देन नो डिस्प्ले एंड द ऑब्जेक्ट फाइल बन जाएगी. यानी कि आपकी कंपाइलेशन होने के बाद आपकी सोर्स कोड जो है वो ऑब्जेक्ट फाइल में चेंज हो जाएगी. उसके बाद हमारे पास आता है लाइब्रेरी फाइल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट फाइल. अब अदर ऑब्जेक्ट फाइल जो, यानी कि हमारे पास लाइब्रेरी फाइल्स, जैसा कि हमारी हेडर फाइल्स होती है, stdio.h हेडर फाइल होती है हमारी, और इसकी लाइब्रेरी फाइल्स हमारे पास प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ होती हैं. तो आपस में इनको जोड़ के, इन सबको कंबाइन अप करके लिंकर के पास भेज दिया जाता है. भाई अब लिंकर का काम है कि फाइल्स को आपस में लिंक करे और एट एंड उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाए. नेक्स्ट हमारे पास प्रोसीजर आता है जी एग्जीक्यूटेबल फाइल. एग्जीक्यूटेबल फाइल में हमारी फाइल जो है .exe की एक्सटेंशन से जो है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है. अब हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल तो बन गई. अब हमारा मेन काम है जी लोड करना है ऑन हार्ड डिस्क, ताकि हमारे पास डाटा सेव रहे. एट द एंड जब हम नेक्स्ट टाइम ओपन करें तो हमें ये ना हो कि हम दोबारा लिखें, दोबारा सेव करें, दोबारा सब कुछ करें. ठीक है, तो हमारे पास डाटा ऑलरेडी ही सेव होगा. जब हमारा काम एग्जीक्यूटेबल फाइल तक डन हो गया तो लोडर आता है. नेक्स्ट लोडर का क्या काम है कि आपके प्रोग्राम को, आपकी इंस्ट्रक्शंस को रैम पर लोड करना या रैम में पकड़ कर आपकी हार्ड डिस्क पर स्टोर करना, यानी कि स्टोरेज डिवाइस में उसको स्टोर करने का काम जो है वो लोडर का है. नेक्स्ट हमारे पास आता है जी प्रोग्राम रन्स ऑन द कंप्यूटर. हम देन द एट ऑफ एंड हम रन करते हैं और हमारे पास आउटपुट जनरेट हो जाती है, देन प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है. तो ये जो है ना हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट. हमारे पास ये क्वेश्चन भी बोर्ड में समटाइम आ जाता है कि भाई व्हाट आर द नेसेसरी. नेक्स्ट हमारे पास ये भी आ जाता है कि व्हाट आर द
नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन प्रिपेयर फॉर द सी प्रोग्राम, यानी कि हम सी प्रोग्राम को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, हमें फ्लो चार्ट के थ्रू या हमें डायग्राम के थ्रू बता दिया जाए। तो सबसे पहले आपका आएगा जी क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ सी प्रोग्राम, नेक्स्ट आपका आएगा जी सेविंग अ प्रोग्राम, उसके बाद आएगा जी कंपाइलिंग अ प्रोग्राम, उसके बाद आएगा जी लिंकिंग अ प्रोग्राम, देन लोडिंग अ प्रोग्राम, देन एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम या रन अ प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आ जाता है जी। अब मैं आपको IDE यानी कि C++ का एनवायरनमेंट खोल के दिखाऊंगी। ये मेरे पास आइकन डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं इस पर सिंपली, अगर आपके पास इंस्टॉल है आपके सिस्टम में, तो आपने सिंपली इसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने पे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जो कि मेरे पास हो गया है। सिंपली इसको स्टार्ट, जो भी आपके पास विंडो वगैरह ओपन हुआ आपने इसको मिनिमाइज कर देना है और सिंपली आपने स्टार्ट वो C++ पे कर। अब बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है, यानी हमारे पास प्रोग्राम किस तरह से होता है। हमारे पास इस तरह की डिस्प्ले आएगी, यानी कि इस तरह का आ जाएगा, जैसे कि आपको ये ब्लू लाइंस पहले आई थी, ये हमारे पास बैक पे मैंने इसको पहले ही वर्किंग की हुई है, इसलिए मेरे पास ये कोड जनरेट हुआ है। तो सिंपली हमने, अगर हमारे पास इस तरह से भी आ जाता है, तो हमने इसको एज अ होल सिलेक्ट करना है इस तरह से, और सिंपली इसको एडिट पे जाके कट कर देना है। अब इस सारे इन्वायरमेंट को हम IDE कहते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो कि टर्बो C++ का है। सिंपली अब अगर हमने अब कोई भी, मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि हम अगर कोई हमने आपने सबसे पहले ब्लू स्क्रीन आएगी, अगर ब्लू स्क्रीन आ रही, मेरी नहीं अभी आ रही, लेकिन अगर आपकी ब्लू स्क्रीन आएगी, आपने सबसे पहले फाइल पे क्लिक करना है एंड न्यू क्लिक करना है, न्यू फाइल क्लिक करनी है आपने, आपके पास ये न्यू फाइल आ जाएगी। ठीक है, अब मैं वापस उसी फाइल पे जाती हूँ, 1 वाली पे। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ जी हमारे पास 3 स्टेप्स प्रोग्राम के कौन से होते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास होता है स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना सी प्रोग्रामिंग का, वो हमारे पास 3 लाइन्स यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज होती हैं, जिसमें हमारे पास इस डायरेक्टरीज में हमारे पास हेडर फाइल्स और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास मेन फंक्शन आता है, जो कि एम्प्टी फंक्शन होता है, जो कि कोई चीज़, कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम के हमारे पास वॉइड मेन फंक्शन कोई चीज़ रिटर्न करता है, पैरामीटर वैल्यू कोई रिटर्न करता है या नहीं करता, तो वॉइड मेन हमारे पास कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। उसके बाद हमारे पास सी स्टेटमेंट आ जाती है। सबसे पहले अब हम जो है ना प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी पे आते हैं, तो ये हैशटैग साइन से आप इंक्लूड एंड ये हमारे पास साइन। तो सिंपली मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये चीज़ हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है। अब जो इसके अंदर मैं लिखूंगी ना, ये दोबारा मैं लिखूंगी stdio.h, ठीक है। तो इसके अंदर जो चीज़ मैं लिख रही हूँ ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स नहीं है, ये हेडर फाइल्स है। ये stdio.h ये हमारे पास हेडर फाइल है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इस पूरी को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स नहीं कहेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ये हमारे पास जो इंक्लूड और इसकी 2 ब्रैकेट्स आ रही हैं, ट्रायंगल ब्रैकेट्स आ रही हैं, ये हमारे पास लेस देन ग्रेटर देन वाली, ये हमारे पास सिर्फ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। उसके अंदर हमारे पास हेडर फाइल है stdio, और इसका एब्रीविएशन हमारे पास होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। उसके बाद आता है जी वॉइड मेन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ आवर कोडिंग प्रोसेस। इस तरह से हम इसको वॉइड मेन को लिखते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट आ जाती हैं। ये बहुत ही नेसेसरी पार्ट, ये जो मैं आपको छोटा सा स्ट्रक्चर बना के दे रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब भी हम कोड करेंगे हम इन चीज़ों को ज़रूर लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास सी स्टेटमेंट आ जाती है, यानी कि printf की स्टेटमेंट आ जाती है, scanf की स्टेटमेंट आ जाती है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम ये जो लिख रहे हैं अपनी स्टेटमेंट्स, क्या वो ठीक लिख रहे हैं, प्रिंट की स्पेलिंग ठीक है, मेन की स्पेलिंग ठीक है। समटाइम हमारे इस तरह के एरर्स आ जाते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट पढ़ाऊँगी, चैप्टर में एरर्स भी हैं। तो इसमें आप कोई भी चीज़ जो है वो कोई भी चीज़ प्रिंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना नाम प्रिंट कर रही हूँ, हाँ, सिंपली आपने इन्वर्टेड कोमास के अंदर इसको कर देना है। ठीक है, टर्मिनेटेड लास्ट पे ज़रूर लगाना है क्योंकि ये हर स्टेटमेंट के बाद आएगा। उसके बाद एट द एंड आपने इसको क्लोज कर देना कर्ली ब्रैकेट से।
ठीक है। अब हम इसको कंपाइल करके सबसे पहले देखते हैं जी, कंपाइल करने में हमारे पास कोई एरर तो नहीं है जी, नो वार्निंग नो एरर। आपके पास इस तरह से है तो आपने परेशानी हो जाना कि हम क्या प्रेस करें क्या नहीं, आपने सिंपल एंटर प्रेस करना है और उसके बाद हमने रन प्रेस कर देना। अब जो मैंने आपको इतना बड़ा फ्लो चार्ट बताया था, कंपाइल रन एग्जीक्यूट ये वो, तो वो इतने नैनो सेकेंड में ये आपकी कन्वर्जन कर रहा होता है ना सिस्टम, कि आपको फील ही नहीं होता कि हम किस तरह से इस कोड को कंपाइल करें। सिंपली हमने कंट्रोल F9 के शॉर्टकट कीज के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रन का प्रेस कर रही हूँ। ठीक है, अब मेरे पास कोई एरर नहीं है, कोई भी वार्निंग नहीं है, तो सिंपली हम इसको कर देंगे। समटाइम ना एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि यहाँ पर मुझे आउटपुट नहीं शो करा रहा, इसलिए मैं इसकी जगह पर कोई और चीज़ जो है एक चीज़ और लिखूँगी, तो जो है हमारे पास ये शो कराएगा आउटपुट। थोड़ा एंटर प्रेस कर लेते हैं और इधर हम इसको ज़रा दोबारा पेस्ट कर लेते हैं। तो इसके नीचे मैं ज़रा एक और हेडर फाइल एंटर करने लगी हूँ, इंक्लूड conio.h। ये है जी कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन। ठीक है, कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस को ये जो है वो करती है। इसके लिए हमारे पास लेकिन ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि आपने जब सी स्टेटमेंट लिखी तो सी स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको गेट ch या रिटर्न 0 ज़रूर लिखना पड़ेगा। तो सिंपली हम जब इसको ऐड एंड, ये आपकी आउटपुट को स्मूथ करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सिंपली अब मैं इसको जब सबसे पहले कंपाइल करूँगी तो नो एरर नो वार्निंग, एंटर प्रेस करूँगी, एट द एंड रन करूँगी तो मेरे पास आउटपुट जनरेट हो जाएगी। देखें, ये देखें, एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ। अब हमारे पास पहले आउटपुट नहीं आई थी, सिंपली उसने कंपाइल किया था ना, उसने कोई हमें एरर दिया था और हमें आउटपुट भी नहीं शो कराई थी। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये 2 टाइम्स हमारे पास इनपुट है। मैं सिंपली एंटर प्रेस करूँगी और एक और चीज़ इसके अंदर मैं क्लियर स्क्रीन ऐड कर दूँगी, CLRSCR। इससे इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका ये फ़ायदा होगा, ये मेन के बाद आएगी, ये मेन से पहले नहीं आएगी। ठीक है, CLRSCR ये मेन फंक्शन के बाद आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको अब कंपाइल करेंगे और चेक करेंगे। जी 1 एरर आ गया हमारा, क्लियर स्क्रीन। हाँ जी, बॉडी के अंदर हमने गलत ऐड किया, हमें बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर ऐड करना पड़ेगा इसको। जी हम और ज़रा मिनिमाइज कर लें, एंटर प्रेस करते हैं, सॉरी मैं वही कर रही हूँ मिस्टेक, एंटर प्रेस करते हैं CLRSCR, क्योंकि वो बॉडी पे वर्किंग करेगी। ठीक है, तो टर्मिनेट। अब हम इसको कंपाइल करते हैं जी, नो एरर नो वार्निंग, क्योंकि हम बॉडी के बाहर लिख रहे थे। इसका बेसिकली क्लियर स्क्रीन का क्या काम होता है कि आपकी पिछली आउटपुट जो होती है उसको क्लियर करता जाता है। अब मैं इसको कंपाइल करूँगी तो मेरे पास सिर्फ मेरी वही वाली आउटपुट आएगी, बाकी आउटपुट मैं इसको 100 दफ़ा कंपाइल करूँगी, ये उसको बैक से रिमूव करता जाएगा। तो बेसिकली हमारा जो काम था, हमारा आज का काम यही था कि हमारा हेडर फाइल्स क्या होती हैं, सी स्टेटमेंट क्या होती हैं, टर्बो एनवायरनमेंट क्या होता है। हमारा काम ये था कि हमने इसको किस तरह से सीखना है, प्रोग्राम को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, प्रोग्राम को किस तरह से लिंक लोड या क्या चीज़, क्या ऐसी चीज़ है कि जिसको हम कर सकते हैं। तो सिंपली अगर आपने कोई चीज़ सेव करनी है तो आप सेव करेंगे और सिंपली आपको CCP ये सारा आप सिंपली ओके प्रेस करेंगे एंड यस प्रेस करेंगे तो आपकी फाइल जो है वो इसमें सेव हो जाएगी, यानी ऑन द डेस्कटॉप सेव हो गई है, ये आपके डिस्क ड्राइव पे सेव हो गई। अब हमारे पास बेसिकली अब हम आ जाते हैं जी अपने बेसिक जो है हमारा लास्ट टॉपिक है, वो है जी एरर्स की कितनी टाइप्स होती हैं हमारे पास और इसको क्या एरर्स को क्या कहा जाता है। समटाइम ना आपको दिया जाता है जी व्हाट इज़ बग्स एंड व्हाट इज़ डिबगिंग। तो बग्स जो होते हैं ना वो हमारे पास एरर होते हैं, एरर इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड अ बग्स। बच्चे ना समटाइम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई बग्स क्या है, हमने तो पढ़ा नहीं, हमने तो एरर पढ़े थे ये, तो एरर को ही हम बग्स कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग द बग्स एरर इज कॉल्ड अ डिबगिंग। ये बड़े इंपॉर्टेंट छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो आपके पेपर में आपको हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं जी बग्स की या एरर्स की क्या टाइप्स होती हैं।
इसकी आपके पास 3 टाइप्स होती है, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। सिंटैक्स जैसे कि मैं आपको कोड लिखते हुए बता रही थी कि आपके पास ये सिंटैक्स एरर ये है कि मैंने ये इस स्टेटमेंट के अंदर अगर कोई स्टेटमेंट गलत लिख दी है ना, यानी कि अरीज के अंदर मैंने कोई AREEJ लिख दिया है, तो इसका कोई इशू नहीं आएगा, इसका कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर है। आप जो लिखेंगे जैसे लिखेंगे ये आपको वैसे प्रिंट कर देगा। मेन बात ये है कि अगर आप इन फंक्शंस को गलत लिखेंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया जी प्रिंट, तो ये मुझे ऑटोमेटिकली एरर जनरेट करेगा। तो ये हमारे पास सिंटैक्स एरर होते हैं। सिंटैक्स भी आपको स्टेटमेंट का लाइक स्टेटमेंट होते हैं। सिंटैक्स एरर जो होते हैं वो स्टेटमेंट्स एरर होते हैं, यानी कि आपने सेमी कॉलन गलत लगा दिया, ये एड एंड जहाँ पे ब्लिंक कर रहा है हमारा कर्सर वहाँ पे टर्मिनेट नहीं किया, तो हमारे पास जो है वो एरर आ गया। तो इस तरह के जो एरर्स होते हैं ना, वो हमारे पास सिंटैक्स एरर्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं जी लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर में हमारे पास क्या होता है कि हमने सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस गलत दिए होते हैं, यानी कि जैसे कि मैंने आपको क्लियर स्क्रीन पहले कर दिया था, तो उसने मुझे एरर दिया था कि भैया आपका एरर है, इसको रिमूव करें। तो मैंने क्या किया था कि मैंने वॉइड मेन से पहले क्लियर स्क्रीन लिख दिया था, हत्ता के फंक्शन बॉडी के अंदर आता है, ठीक है, तो इसलिए उसने मुझे लॉजिकल एरर जनरेट किया था। या मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने कोई गलत लगा दिया, हमने एडिशन करा रहे हो तो हमने सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लगा दिया हो, तो इस तरह के एरर्स होते हैं वो लॉजिकल एरर होते हैं। और रन टाइम एरर कौन से होते हैं जी? रन टाइम एरर आपके तब अकर होते हैं या तो हमने प्रोग्राम को कोई इलीगल फंक्शंस दे दिए हैं, या हमने करेक्ट फॉर्मेट, या मतलब मैं स्कैन एफ करा रही हूँ तो मैंने प्रिंट एफ साथ दे दिया है, या मैंने प्रिंट एफ स्कैन एफ इकट्ठा करा दिया, या मैंने वेरिएबल गलत प्रिंट करा दिया, या मैंने डिवाइडेड बाय 0 करा दिया, या कुछ इस तरह से फंक्शन करा दिया। तो ये हमारे पास रन टाइम एरर्स होते हैं। तो बेसिकली हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है वो माशाल्लाह से आज ख़त्म हो गया है। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह ताला। एलिमेंट ऑफ द सी लैंग्वेज, यानी कि सी लैंग्वेज के एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनके बेसिकली उनका करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं, किस तरह से एक्सप्रेशंस आपको डिस्प्ले कराई जाती हैं, कोड किस तरह से कंपाइल, तो मैंने आपको इसमें ही सिखा दिया है। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम कोई बेसिक कोड कंपाइल करेंगे जिसके थ्रू आपका जो है वो कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।